ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। एनआईए ने अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल एनआईए ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन, मुफ्ती इरफान एनआईए ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया है। और इससे पहले एजेंसी ने जो 2 गिरफ्तारियां की थी उसमें आमिर और दानिश के नाम हैं। ये चारों अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में थे और अब इन चारों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर बाद चारों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनआईए की टीम इन चारों को लेकर आई है। तो आमिर और दानिश पहले ही एनआईए की गिरफ्त में, जिन्हें कोर्ट में पेश एनआईए ने किया था और फिर एनआईए कोर्ट ने इन दोनों की 10 दिन की रिमांड एनआईए को दी थी। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार सभी 6 आरोपी साजिश में शामिल हैं। आतंकी साजिश रचने के आरोप में एनआईए ने इनकी गिरफ्तारी की है। आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों का पता लगाने में एनआईए जुटी हुई है। और अब ये 4 आरोपी जो जम्मू कश्मीर में थे, उन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनआईए की टीम ले आई है। यहां पटियाला हाउस कोर्ट में जो एनआईए कोर्ट है, वहां इनकी पेशी की जाएगी और इनकी भी रिमांड एनआईए लेगी। फिलहाल आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल और उसकी तह तक पहुंचने के लिए एनआईए की तरफ से हर पहलू की जांच की जा रही है। गहराई से जांच के लिए इन सभी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है और इसीलिए अब इनकी रिमांड जो एनआईए मांगेगी। आगे बढ़ेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर सूत्रों से बड़ी खबर है। ट्रस्ट का पैसा परिवार में घुमाता था जवाद सिद्दीकी। परिवार की कंपनियों को पैसा देता था। यूनिवर्सिटी का काम का पैसा परिवार की कंपनियों को देता था और परिवार की कंपनियों को ही यूनिवर्सिटी का काम भी ठेके पर दे देता था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार का अड्डा अल फलाह यूनिवर्सिटी को बना रखा था जवाद सिद्दीकी ने। यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच में अब ईडी जुटी हुई है। 19 नवंबर को ईडी ने जवाद को गिरफ्तार किया था। जवाद सिद्दीकी के खिलाफ दर्ज पुराने केसों की भी जांच ईडी कर रही है। तो अल फलाह काले धन का अड्डा, यही नई पहचान इस यूनिवर्सिटी की नजर आ रही है। तो ट्रस्ट का पैसा घर में घुमाया जा रहा था, यह जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, ट्रस्ट का पैसा घर में घुमाया जा रहा था। अल फलाह का मालिक जवाद ऐसा कर रहा था। केटरिंग का ठेका जो अमला एंटरप्राइजेस कंपनी है उसको दिया था और ये जो अमला एंटरप्राइजेस कंपनी है जवाद अहमद की पत्नी और बेटे की कंपनी है। निर्माण का काम जो है वो कारकुन कंस्ट्रक्शंस को दिया हुआ था। ये जो कारकुन कंस्ट्रक्शंस है ये कंपनी भी जवाद के परिवार के लोग चलाते हैं। तो अब जो ईडी है वो इसी मनी ट्रेल की जांच कर रही है, क्योंकि ये तो साफ हो गया है कि जो पैसा था वो घर में ही घूमता था। इस मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाद को गिरफ्तार किया है। जवाद के खिलाफ पुराने मामलों की भी पड़ताल की जा रही है। तो अल फलाह कैसे काले धन का अड्डा बना, ईडी की जांच में अब यह तस्वीर साफ हो रही है। वित्तीय अनियमितताएं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पाई गई हैं, उसी की जांच का जिम्मा ईडी को सौंपा गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जान लेते हैं। विशाल, ईडी की अब तक की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी सिर्फ आतंक की नर्सरी के तौर पर ही नहीं, बल्कि काले धन के अड्डे के तौर पर, जिसका इस्तेमाल खुद ये ट्रस्ट का चेयरमैन जवाद कर रहा था। विशाल, बिल्कुल रोमाना, देखिए सूत्रों से जानकारी आ रही कि जवाद अहमद इस ट्रस्ट के पैसे का इस्तेमाल परिवार के माध्यम से पैसा घुमाया करता था और अधिकतर जो यूनिवर्सिटी के काम थे उसके ठेके भी परिवार के लोगों को ही दिया जाता था, ताकि जो भी पैसा हो वो फैमिली में रोटेट होता रहे। ये कहीं ना कहीं ईडी की जांच में एक वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। जैसे जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो हॉस्टल कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो आमला एंटरप्राइजेस एलएलपी को दिया गया, जिसमें जवाद की वाइफ और उसका बेटा इसमें पार्टनर है। और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम था और हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन का काम था
वो एक जिस कंपनी को दिया गया था वो भी जवाद के बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ी हुई है। तो ईडी अब इस पूरे मामले में हर एक एंगल से जांच कर रही है और इससे पहले कुछ पुराने मामले भी जवाद के ऊपर दर्ज हुए थे जब ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, उस समय से लेकर उस मामले की भी जांच पड़ताल अब ईडी और अन्य एजेंसियां कर रही हैं कि आखिरकार इसके पीछे और कौन लोग फंडिंग कर रहे थे। मनी ट्रेल को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर एजेंसियां लगातार कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये जांच जारी है। दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले आतंकवादियों का यूनिवर्सिटी से कनेक्शन साफ तौर पर सामने आया। इसी के बाद लगातार अलग अलग एजेंसीज के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी आई है। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी 18 नवंबर की रात को जवाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटाले को लेकर ईडी ने जवाद सिद्दीकी को पकड़ा और फिलहाल ईडी की हिरासत में है जवाद सिद्दीकी। आपको बता दें, एनआईए ने अब तक दिल्ली धमाके को लेकर 2 बड़ी गिरफ्तारियां की, जिसमें उमर का साथी दानिश है और साथी आमिर रशीद है। इन दोनों की भूमिका दिल्ली धमाके में सामने आई थी। जांच में सामने आया कि देश में बहुत बड़े हमले की तैयारी में ये थे। और अब एनआईए ने 4 और गिरफ्तारियां जो जम्मू कश्मीर से की हैं, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और साथ ही मौलवी इरफान, जिनको जम्मू कश्मीर से लेकर अब दिल्ली आ गई है एनआईए की टीम और उनकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी होनी है। इस बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक और आतंकी का नाम सामने आ रहा है। 2007 के अहमदाबाद ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही एक छात्र का नाम सामने आया था। इंडियन मुजाहिदीन से इसका संपर्क बताया गया था। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग अफगानिस्तान में कहीं छिपा हुआ है इस वक्त। तो जांच एजेंसियों के हाथ से ये निकल गया था, अफगानिस्तान में कहीं ये छिपा हुआ है मिर्जा शादाब बेग, इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य। इसका भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया। अल फलाह के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में इसने पढ़ाई की थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने किया है। उन्होंने स्पेशल एक टीम बनाई है, जांच टीम। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी मामलों की जांच ये टीम करेगी। डीसीपी और एसीपी क्राइम समेत 4 बड़े अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। उच्च स्तरीय जांच ये बनाई गई है टीम, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच कर रही है। तो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की अब जांच करेगी। बड़े अधिकारी इस टीम में शामिल किए गए हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एनआईए चारों आरोपियों को, डॉक्टर मुजम्मिल को, डॉक्टर आदिल को, डॉक्टर शाहीन को और साथ ही मौलवी इरफान, इन चारों को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लेकर आई है। और दिल्ली लाने के बाद इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इन चारों की रिमांड भी एनआईए की तरफ से मांगी जाएगी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली आई है और अब दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश कर रही है एनआईए। और कोर्ट से अब एनआईए इनकी रिमांड भी मांगेगी, क्योंकि आगे एनआईए को अगर इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचना है तो फिर तमाम कड़ियां जोड़ने के लिए वो पूरा सच एनआईए के सामने होना चाहिए और वही सच इन्हीं आरोपियों की जबान से उगलवाना है। इसीलिए रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करना जरूरी है। ये वो मुख्य किरदार हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी जिनका केंद्र था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर आदिल, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी और वो सहारनपुर में काम कर रहा था, और साथ ही मौलवी इरफान जम्मू कश्मीर में ही था, वहां पर मौलवी था और ब्रेन वॉशिंग का काम करता था इन डॉक्टर्स का, उसको भी गिरफ्तार किया गया था जम्मू कश्मीर से। अब ये चारों एनआईए की गिरफ्त में हैं और दिल्ली लाकर एनआईए ने इन्हें कोर्ट में पेश किया है। तो ये आतंक के वो बड़े चेहरे हैं। अब एनआईए की कस्टडी में आकर जब एनआईए इनसे पूछताछ करेगी तो फिर ये मुंह खोलेंगे और आतंक के राज खोलेंगे और उसी के बाद आतंक की इस साजिश की तह तक एजेंसीज पहुंच सकेंगी। तो आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल था जिसने देश को दहला कर रख दिया। सोचिए जरा, पढ़े लिखे नौजवान, वो डॉक्टर्स जिनका काम इंसान
की जिंदगी बचाना है, वही इंसान और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे। तो आतंकी साजिश में अब तक ये 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, चारों की पेशी की जा रही है इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में, एनआईए की कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए की जो टीम है चारों को प्रोडक्शन वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट लेकर के अभी पहुंची है। चारों को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मामले में अब टोटल 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था एनआईए ने, जिसमें आमिर था, इसके अलावा जाकिर बिलाल, वानी और दानिश था, और अब इन चारों को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ पेश किया जाएगा। एनआईए का साफ तौर पर यह कहना है कि इन चारों की कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, क्योंकि एक टेरर मॉड्यूल का बड़ा हिस्सा थे और ये चारों ही इसमें शामिल थे। तो एक एक करके चारों से इंटरोगेशन की जाएगी, इसके बाद आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ की जाएगी। यही दलीलें जो है अभी एनआईए की तरफ से अदालत में दी जाएंगी। उसके बाद एनआईए ज्यादा से ज्यादा इनका रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है मनोज की जो जांच है वो इन्हीं 6 चेहरों के इर्द गिर्द सिमटती हुई अभी नजर आ रही है, और इसके बाद जब इन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब इन चारों की भी रिमांड मांगेगी एनआईए। जैसे वो पहले 2 जो गिरफ्तारियां हुई थी, आमिर की जिसके नाम पर I-20 कार रजिस्टर्ड है, और दूसरा दानिश जो डॉक्टर उमर नबी का दोस्त था, तो उनकी भी 10-10 दिन की रिमांड एनआईए को पहले ही मिल चुकी है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एनआईए को पहले ही 10-10 दिन की रिमांड मिली हुई है और एनआईए की यही कोशिश रहेगी कि इन चारों की भी ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है मिल पाए, क्योंकि एनआईए ने साफ कर दिया है कि ये जो चारों हैं इनकी ब्लास्ट में एक बड़ी भूमिका थी और एक बड़े हमले को ये अंजाम देना चाहते थे, और इस हमले में काफी जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे और एक बड़ी साजिश जो थी वो देश के खिलाफ रची जा रही थी। इसी को लेकर के इन चारों को प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लाया गया है। पहले इंडिविजुअली इन सभी से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद इन सभी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। चारों के जो रोल है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो किस काम में शामिल था, इसके अलावा जो महिला है उसका क्या रोल था, और बाकी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका क्या रोल था। तो सभी के रोल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसके बाद आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके बाद एक इस मामले में जो परतें हैं वो खुलना शुरू होंगी। और साथ ही मनोज, वो पाकिस्तान के खिलाफ वाला भारत का डोजियर वो भी मजबूत होगा इन्हीं से पूछताछ के बाद, क्योंकि सरहद पार बैठे आखिरकार वो इनके आका कौन जो इन्हें मोहरों और कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। ये भी तो बड़ा सवाल है ना, जिसका जवाब एनआईए को तलाशना है। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एनआईए को ये जवाब भी तलाशना है, क्योंकि ये जरूर इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आ चुका है कि ये जो सभी लोग हैं वो यानी जैश ए मोहम्मद का एक बड़ा मॉड्यूल थे और देश के अंदर एक बड़ी साजिश रचने जा रहे थे और एक बड़े ब्लास्ट की जो तैयारी थी वो की जा रही थी। हालांकि एजेंसी की सतर्कता कहें तो बहुत जल्दी ही इनको पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो निर्दोष लोग थे वो इस हमले के अंदर मारे गए और काफी जो विस्फोटक था वो भी बरामद किया था एजेंसियों ने। तो फिलहाल एनआईए की यही कोशिश है अदालत में पेश करने के बाद कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड जो है इन चारों की मिले और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाए और सभी के रोल को आइडेंटिफाई किया जाए कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसका क्या रोल निकल करके आता है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल का अलग रोल था, इसमें डॉक्टर आदिल का अलग रोल निकल करके आएगा, डॉक्टर शाहीन का और जो मुफ्ती इरफान जो गिरफ्तार हुआ था उसका एक अलग रोल निकलेगा। तो सभी के रोल को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके बाद सभी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही इनकी कस्टडी को लेकर किसी तरीके का कोई फैसला अदालत से आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नेपाल में एक बार फिर जेन जी आंदोलन भड़क उठा है और इस दौरान नेपाल में 12 में कई जगह हिंसा हुई है, आगजनी हुई है। नेपाल में जेन जी आंदोलन आप जानते हैं अभी कुछ वक्त पहले जब भड़का था तो फिर किस तरीके की हिंसा हुई थी। अब एक बार फिर ये उसी की जोरदार आहट है जो सुनाई पड़ रही है। क्या भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक ये हिंसक प्रदर्शन हुआ है। जेन जी और यूएमएल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़पें हुई हैं। तनाव बढ़ने की वजह से नेपाल के 12 में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल के 12 में रात 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। तो नेपाल के 12 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत से सटा हुआ ये इलाका है और यहीं पर यूएमएल कार्यकर्ता और जेनजी के बीच ये आर पार। जेनजी का गुस्सा फिर से भड़का है। जेनजी के निशाने पर यूएमएल कार्यकर्ता आए हैं, लेकिन यूएमएल कार्यकर्ता भी पीछे नहीं हट रहे और इसी वजह से ये तनाव बढ़ता हुआ जो प्रदर्शन और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया, पथराव हुआ, आगजनी हुई, उसी की तस्वीरें आपके सामने।
तो 12 में हिंसा के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया है। 12 में जो हो रहा है वो दुखद है, सुशीला कार्की ने कहा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है, सुशीला कार्की का बयान। हिंसा के बाद नेपाल की प्रधानमंत्री ने अपील की है, नेपाली प्रधानमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों से सुशीला कार्की ने शांति बनाए रखने की अपील की। युवाओं की पसंद के तौर पर, जेनजी की पसंद के तौर पर ही सुशीला कार्की की ताजपोशी नेपाल में हुई और ऐसे में अब जब एक बार फिर हिंसा भड़क रही है तो सुशीला कार्की की तरफ से अपील की जा रही है प्रदर्शनकारियों से, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा, शांति बनाए रखने की अपील नेपाल की प्रधानमंत्री ने की है। और आइए एक बार फिर से सीधे आपको लेकर चलते हैं पटियाला हाउस कोर्ट। यहीं पर एनआईए की कोर्ट बैठी हुई है, जहां इस वक्त वो चारों आरोपी जिनकी गिरफ्तारी एनआईए ने की है उन्हें पेशी के लिए लाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, काले कपड़े से मुंह ढका हुआ है, नीले रंग का दुपट्टा गले में पड़ा नजर आ रहा है। ये डॉक्टर शाहीन है, क्योंकि बाकी 3 पुरुष और 1 महिला, तो मतलब वो महिला डॉक्टर शाहीन ही होगी। ऐसे में वो बाकी 3 पुरुष जो हैं उसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल है, एक डॉक्टर आदिल है, एक मौलवी इरफान है और साथ में है डॉक्टर शाहीन। तो इन चारों को जम्मू कश्मीर से दिल्ली लेकर आया गया। ये देखिए आप, सबके चेहरे काले रंग के कपड़े से ढके हुए हैं, सब सुरक्षा के घेरे में एनआईए के कोर्ट के भीतर लेकर जाए जा रहे हैं। आप देखिए जरा कितना बड़ा सुरक्षा अमला इनके साथ साथ चल रहा है, सबके चेहरे ढके हुए हैं। और ये सबसे पीछे जो महिला नजर आ रही है यही डॉक्टर शाहीन है। एनआईए ने श्रीनगर से इन्हें कस्टडी में लिया, इनकी गिरफ्तारी और उसके बाद अब गिरफ्तारी के बाद इनकी एनआईए कोर्ट में पेशी हो रही है और वहां से इनकी रिमांड मांगने की तैयारी में है एनआईए। इससे पहले एनआईए ने जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे वो भी इस वक्त एनआईए की ही रिमांड में है। 10-10 दिन की रिमांड दोनों की एनआईए को मिली है, जिसमें आमिर है और दानिश है। आमिर और दानिश पहले ही एनआईए की रिमांड में हैं। अब ये चारों जिन्हें अपनी कस्टडी में दिल्ली लेकर आई श्रीनगर से एनआईए की टीम और फिर यहां लाकर गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आप जानते हैं आरोपी को अदालत के सामने पेश करना होता है। ऐसे में एनआईए कोर्ट के सामने इन चारों को पेश किया जा रहा है और यहां एनआईए की टीम इनकी रिमांड मांगेगी अदालत से। अदालत के फैसले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, जैसे ही अदालत में कोई अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। बिहार को आज नई सरकार मिली। बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार आज शपथ ली और इस शपथ ग्रहण के बाद एक बेहद भावनात्मक सी तस्वीर है जो सामने आई है। ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपने पिता के साथ उनके पैर छूने के लिए झुके, लेकिन नीतीश ने निशांत को पैर नहीं छूने दिए और उनका दुलार किया। ये देखिए तस्वीर, देखिए आप कैसे निशांत झुके पिता के पैर छूने के लिए, लेकिन पिता ने हाथ से ही बेटे को वहीं रोक लिया, पैर नहीं छूने दिए। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि क्या निशांत कुमार अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। इस सवाल के बीच ये तस्वीर पिता पुत्र के रिश्ते के बीच के स्नेह को बयां करती है। देखिए नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों से लगातार कोसों दूर इसी वजह से रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का जो सिद्धांत रहा है कि एक समय में परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही राजनीति में होना चाहिए और इसका वो कम से कम खुद पालन जरूर करते आए हैं। और ऐसे में उनके बेटे को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं, खुद उन्हीं की पार्टी के लोग भी इस तरीके के कयास लगाए जाते हैं। कई बार तो नसीहत के तौर पर बहुत से लोग सामने आते हैं और नीतीश कुमार को ये नसीहत देते हैं कि अगर जेडीयू को आगे बचाना है और पार्टी को जिंदा रखना है तो फिर निशांत से बेहतर कोई और विकल्प हो नहीं सकता। हालांकि ये आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है, एक भावनात्मक सी तस्वीर, बाप बेटे के खूबसूरत रिश्ते को बयां करती ये तस्वीर। तो खबर गवाह देख रहे थे आप एबीपी न्यूज पर। अब मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।